Good morning, dear students. Today we will discuss the new topic for NTSC, the revolt of 1857. Before we are going ahead, we were discussing about what were the causes behind that, why that revolt of 1857 happened. There were the many causes were there, political, social, economic, and after that immediate cause also. But firstly we will discuss about the political causes. What were the political causes? Among the political causes, doctrine of lapse. That policy adopted by the Lord Dalhousie. Who was the Lord Dalhousie? Lord Dalhousie was the Governor General in British India, and he governed here 1848 to last 1856. And what he tried to extend the boundaries of the British Empire by all means. यानी कि वो क्या चाहता था कि ब्रिटिश एम्पायर जो साम्राज्य है उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमा रेखा को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा. तो फॉर दैट पर्पज विच पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लॉर्ड डलहौजी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? का हिंदी में मतलब होता है राज्यों को हड़पने की नीति, यानी कि राज्यों को अपने उसमें मिला लेना, अपने राज्य में. इफ द रूलर ऑफ ए डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी. अगर एक राजा का कोई उनका अपना खुद का बेटा नहीं है तो क्या करते थे? हिज किंगडम वुड देन लैप्स इनटू द ब्रिटिश एम्पायर. ऑटोमेटिकली उस एम्पायर को किसके अंदर शामिल कर लेते थे? ब्रिटिश एम्पायर में. तो द स्टेट्स दैट लैप्स इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि मैनी स्टेट्स वर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स अंडर दिस पॉलिसी. First we better understand the doctrine of lapse, that it means that policy adopted by Lord Dalhousie, and Lord Dalhousie was the Governor General, and in which year? 1848 to 1856. And first we will understand the meaning of, according to doctrine of lapse का meaning क्या है? If the ruler of a dependent state died without successor, अगर वो बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था, after that his kingdom यानी कि उसका राज्य would then lapse, यानी कि उसको मिला लिया जाता था किसके अंदर? into the British Empire. I hope you got it. Said the states that lapse into the British Empire, यानी कि many states were included. First Satara 1848 और संबलपुर it was annexed in which year? 1850. उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी was annexed by the Britishers in which year? 1854. Why the Jhansi is very important? Because we will discuss the Rani Lakshmibai. You know very well. Rani Lakshmibai became the widow at the age of 15. यानी कि 15 years पर ही वो क्या हो गई थी? विधवा. After the death of his husband, what happened? He adopted a son. But that time who was the Governor General? Lord Dalhousie. What done? Refused. उसने क्या मना कर दिया कि जो आपने अडोप्टेड सन, जो उत्तराधिकारी आपने जो अडोप्ट किया है उसको हम क्या नहीं देंगे? कस का रूल नहीं देंगे, झांसी का रूल नहीं देंगे हम. तो उसको इस कहकर किस मतलब झांसी को अनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर. तो ये कहकर झांसी को किसमें मिला लिया गया? ब्रिटिश एम्पायर में, कि आपने जो अडोप्टेड सन है तो इसको हम अपने उत्तराधिकारी के रूप में हम शामिल नहीं करेंगे, आपके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द झांसी लक्ष्मीबाई. सेकेंड, in doctrine of lapse, Peshwa Bajirao. Peshwa Bajirao died. Peshwa Bajirao second died, and adopted son Nana Sahib, यानी कि पेशवा बाजीराव सेकंड का भी adopted son था, was no longer accepted as पेशवा. उसको भी ब्रिटिशर्स ने पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं किया. and his pension was stopped. और साथ ही साथ जो उसके फादर जो पेंशन ले रहे थे उसके ऊपर भी क्या कर दिया? रोक लगा दी गई. एक तो उसको मतलब पेशवा नहीं माना, और साथ ही दूसरा उन्होंने क्या किया? जो पेशवा बाजीराव सेकंड जो पेंशन ले रहे थे उससे भी उनको वंचित कर दिया. नाउ बहादुर शाह जफर, वी नो वेरी वेल. बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. नाउ ब्रिटिशर्स व्हाट दे वर थिंकिंग? नाउ ब्रिटिशर्स मेड ए प्लान, यानी कि बिकेम ए प्लान टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, कि मुगल डायनेस्टी को कैसे एंड खत्म किया जाए, वो उसकी प्लानिंग करने लगी. फॉर दिस पर्पज व्हाट दे हैव डन? फॉर दिस पर्पज बहादुर शाह जफर नेम एंड हिज फोटो वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स, यानी कि जो कॉइन्स पर बहादुर शाह जफर की जो फोटो और जो इसकी
नेम लिखा हुआ था उसको क्या हटा दिया गया, धीरे धीरे हटा दिया गया। इन 1849 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर हिज डेथ, यानी कि ये भी अनाउंस कर दिया कि कैसे ब्रिटिश मुगल डायनेस्टी को यहाँ पर खत्म किया जाए। आफ्टर हिज डेथ हिज सक्सेसर, यानी कि जो भी उसके उत्तराधिकारी रहेंगे, वुड नो लॉन्गर बी इंटाइटल्ड टू स्टे इन रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि जो भी इसके उत्तराधिकार रहेंगे उनको कहाँ रहने का अधिकार नहीं होगा, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। नाउ व्हाट दे वुड बी गिवन टू द अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन, उनको दिल्ली में दूसरी जगह दी जाएगी, नॉट रेड फोर्ट। आफ्टर दैट in the end 1856 Lord Canning became the Governor General. In 1856 Lord Canning announced that his successor would not be allowed to use the title of king, यानी कि जो इसके सक्सेसर हैं, किसके सक्सेसर, बहादुर शाह जफर सेकंड के, they would not be allowed to use the title of king, जो इनके आगे जो बनेंगे दे वुड बी कॉल्ड एज प्रिंस, उनको किस नाम से किंग यूज नहीं करेंगे, वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे, प्रिंस ओनली। इट मीन्स बहादुर शाह जफर वॉज ऑल्सो एंगर्ड एट दैट टाइम। बहादुर शाह, व्हाट इज द एज ऑफ बहादुर शाह जफर इन 1857, 82 years वर ओल्ड। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द झांसी कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई द रानी लक्ष्मीबाई गोट द एंग्री, आफ्टर दैट व्हाई नाना साहिब गोट द एंग्री विद द ब्रिटिशर्स, and after that Bahadur Shah Jafar his successor would not longer be entitled to stay in Red Fort, ये रह नहीं सकते। after that his successor would not be allowed to use the title of king, they would be called only king. Now Awadh was the last territory to be annexed by the Britishers, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जितने भी राज्यों को हड़पने की नीति थी उसमें से सबसे लास्ट कौन सा राज्य था, अवध। अवध वॉज अनेक्स्ड इन 1856, कौन से ईयर में अवध को अपने राज्य में शामिल कर लिया, 1856। और इससे पहले क्या था, 1801 में इम्पोज सब्सिडायरी अलायंस, इसके ऊपर कौन सी लागू कर दी थी, सब्सिडायरी अलायंस। और 1856 तक आते होते कंप्लीट कंट्रोल किसका आ गया यहाँ पर, ब्रिटिशर्स का। व्हाट दे वर सेइंग, ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश यानी कि अवध, उस एट दैट टाइम हु वाज द नवाब ऑफ अवध, नवाब वाजिद अली शाह, यानी कि ही कुडंट कंट्रोल, ये तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, मिस मैनेजमेंट हो रहा है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर किसका रूल होना चाहिए, ब्रिटिशर्स का। तो दैट्स व्हाई दे हैव टेकन। तो अवध वाज अनेक्स्ड बाय द लास्ट टेरिटरीज टेकन बाय द ब्रिटिशर्स अंडर द विच पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द आर्मी ऑफ अवध वाज डिसबैंडेड, यानी कि अब सोल्जर्स क्या हो गए, वो मूव कर गए इधर उधर, बेघर हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया उनके पास। एंड आफ्टर दैट नवाब वाजिद अली शाह सेंट टू कलकत्ता एंड वाज गिवन ए पेंशन ऑफ ₹12 लाख। उसको कितनी पेंशन में कलकत्ता भेज दिया, 12 लाख पेंशन निर्धारित कर दी, निश्चित कर दी। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी आर थिंकिंग, तो व्हाट दे आर थिंकिंग, ब्रिटिशर्स ने जो भी हमारे नेटिव जो रूलर्स थे उनके साथ जो भी ट्रीटीज की, उनको उन्होंने ब्रेक कर दिया, उनका उन्होंने ओबे नहीं किया, डिसरिगार्ड किया, उनको डिसरिस्पेक्ट दिया। और ऊपर से जो हमारे रॉयल फैमिलीज थे, दे ऑल्सो लॉस देयर पावर्स, उनकी भी धीरे धीरे पावर खत्म होती है। पेशवा बाजीराव सेकंड के सन, जैसे नाना साहेब, बहादुर शाह जफर। और इससे साथ साथ क्या हुआ, जो मैनी पीपल सोल्जर्स वर अनएम्प्लॉयमेंट हो गए फ्रॉम वेरियस स्टेट्स अनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि जो एरिया ब्रिटिश एम्पायर ने जो जिस स्टेट को अपने कैप्चर में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, वहां के जितने भी सोल्जर्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट आने लगी, दे लॉस देयर जॉब्स। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दे वर एंगर्ड, इससे उनको गुस्सा आया। तो नाउ दे वर रेडी कि नाउ दे हैव स्टार्टेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो बेटा वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेस, वी हैव टू टेक केयर ओनली 4-5 points mainly. Doctrine of lapse, that is the main reason of the political cause. That was started by Lord Dalhousie. Lord Dalhousie was the Governor General 1848 to 1856. Tried to extend the boundaries of the British Empire by all means. For that purpose, adopted according to the doctrine of lapse. If the ruler of a dependent state died without successor, his kingdom would then lapse into the British Empire. So the which states were taken by the British Empire? Satara, we have discussed. After that, Peshwa Bajirao II died. Adopted son Nana Sahib was no longer accepted as Peshwa.
and his pension was also stopped. बहादुर शाह जफर, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, अब यहाँ पर मुगल डायनेस्टी का भी क्या हो, एंड हो, इसलिए 1849 से उन्होंने क्या किया, जो क्वाइंस के ऊपर जो बहादुर शाह जफर की जो फोटो और नेम था उसको हटा दिया, और 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या डिक्लेयर कर दिया, जो उसके सक्सेसर हैं वो क्या कहाँ नहीं स्टे करेंगे, रेड फोर्ट में स्टे नहीं करेंगे। और साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया कि हिज सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द टाइटल ऑफ किंग, अब वो क्या कहलाएंगे, ओनली प्रिंस। और लास्ट जो टेरिटरी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो एरिया जो कैप्चर टेरिटरीज की गई वो कौन सा था, अवध, इन विच ईयर 1856, ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किस वजह से लिया गया कि मिस गवर्नमेंट, यानी कि दे आर नॉट रूलिंग प्रॉपरली। और हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध दैट टाइम, नवाब वाजिद अली शाह। इसको कहाँ भेज दिया गया इसके बाद, कलकत्ता, कितनी पेंशन में, 12 लाख रुपीज में। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द पॉलिटिकल कॉजेज, नाउ वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक कॉजेज। Discuss the economic causes. The economic policies of the British were not favorable for the Indians. They caused widespread distress as they affected all sections of society. The farmers suffered due to high revenues imposed on them. The British took away a large portion of their produce even when the crops failed. They were forced to, if the crops failed, after that what happened, they were forced to pay the land revenue by borrowing money from the money lenders, or when they were not able to pay back the loan, their land was taken away by the money lenders. So it means the economic policies were not favorable to the Indians. Why? Because farmers imposed the high revenues, they paid the high taxes for their purpose, and most of the portions were taken by the Britishers. If the crops failed, after that they have to pay the land revenue. अगर क्रॉप खराब हो गई उनकी फसल, अच्छी बारिश नहीं, तो उसके बावजूद भी उनको रेवेन्यू चुकाना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू, कहाँ से, बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। इफ दे कुडंट पे, अगर वो उसको पे नहीं कर पाते तो व्हाट हैपेंड, दे हैव टेकन देयर ऑल द फील्ड्स। And the artisans and craftsmen ruined by unfair competitions from the machine-made goods. We know very well in the Britain industrialization started, and due to the industrialization, many machines set up there, and due to the set up many machines, what happened? Machine-made goods imported from Britain, यानी कि जो machine-made goods तब कहाँ आने लगा, import होकर इंडिया में। तो उसके comparatively क्या हुआ, जो हमारा handmade सामान था वो तो क्या पड़ता था, costly, और जो मशीन मेड जो सामान था वो क्या था, वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो इट मीन्स उसकी वजह से क्या, कौन किसको प्रॉब्लम होगी, आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन टोटली रुइंड। तो यानी कि इनका जो इकोनॉमिक कॉजेज, एक मेन कारण ये भी बना कि उनका जो भी ऑक्यूपेशन था धीरे धीरे खत्म होने लगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल कॉजेज। वी नो वेरी वेल द ब्रिटिश पास मैनी लॉज टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी. They were mostly aimed at improving the conditions of women. Why they pass many laws? Why? Because they want to improve the conditions of women. उन्होंने इसलिए कानून बनाए हमारे यहाँ पे, जो वुमेन्स की जो कंडीशंस थी उनको इम्प्रूव करना चाहते थे। फर्स्टली उन्होंने क्या किया, अबोलिशंस ऑफ सती प्रैक्टिस। सती प्रैक्टिस का मतलब किसी का पति मर गया तो उसको मतलब जिंदा पति के साथ ही पत्नी को जला दिया जाता था। दैट सिस्टम वाज कॉल्ड द सती प्रैक्टिस, जिंदा जलाना। और इन विच ईयर इट वाज एबोलिशन, यानी को बैन कर दिया गया 1829 में। और ये किसने बंद किया, विलियम बेंटिंग ने। दैट टाइम गवर्नर जनरल हुआ था, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। सेकंड, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नाउ विडो कैन रीमैरिज, यानी कि दोबारा शादी कर सकती थी। और दैट हु स्टॉप्ड इट एंड देन हु स्टार्टेड, ये प्रथा किसने स्टार्ट करवाई, लॉर्ड डलहौजी। बट जो हमारा एक पोर्शन था ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो रूढ़िवादी लोग थे, दे डिडंट एक्सेप्ट दीज आइडियाज, उन्होंने इन आइडियाज को पसंद नहीं किया। वो क्या सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो हमारे सोशल कस्टम है, वैल्यूज है, उनको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि सती प्रैक्टिस बंद कर दी जाए या विडो रीमैरिज एक्ट को परमिशन दे दी जाए। तो यानी कि जो हमारी ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, दे डिडंट एक्सेप्ट दीज रिफॉर्म, उन्होंने इन सुधारों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। And
और उन्होंने किसके ऊपर दिया, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, कि विमेंस को पढ़ाने पे उन्होंने फोकस किया। वो भी हमारे रूढ़िवादी विचारे जो लोग थे, उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग क्या था, विमेंस को क्या होना चाहिए, गर्ल्स को कहाँ रहना चाहिए, अपनी घर की चार दीवारी के अंदर। सोशल कॉजेज में तो हम डिस्कस करते हैं रेशियल पॉलिसीज ऑल्सो, यानी कि रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर। वी नो वेरी वेल ब्रिटिशर्स कैसे थे, गोरे, उनकी चमड़ी कैसी थी, गोरी। हम इंडियंस कैसे थे, ब्लैक कहलाते थे, मतलब ब्लैक बोलते थे हमें, तो यानी कि इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। एंड ब्रिटिशर्स व्हाट दे वर थिंकिंग कि वी आर द सुपीरियर, कि हम तो इनसे सुपीरियर हैं, किससे, इंडियन से। और कुछ ऐसे एरियाज भी थे जहां पर ब्रिटिशर्स फ्रीक्वेंटली दे कैन मूव देयर, बट इंडियन पीपल कुडंट मूव देयर। इंडियन लोगों को वहां घूमने आने जाने की आजादी नहीं थी सम प्लेसेस देयर। एंड कुछ जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे, जो सर्विंग करते थे इंग्लिश में ब्रिटिशर्स के वहां पर, दे वर नॉट प्रोवाइडेड द हाइयर पोस्ट, उनको वहां पर हाइयर पोस्ट नहीं दी जाती थी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। हम एजुकेटेड लोगों की बात कर रहे हैं, अभी सोल्जर्स की बात नहीं की है। तो रिलीजियस में मेन हमारा आता है कि दैट टाइम रिलीजियस मिशनरीज वाज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। रिलीजियस मिशनरीज भी बहुत एक्टिव थे उस समय। उनका मेन एम क्या था कि इंडियन लोगों को किसमें, जो उनका रिलीजियन है, किसमें कन्वर्ट कर देना, क्रिश्चियनिटी, यानी कि इंडियंस को क्या बना दो, क्रिश्चियनिटी रिलीजियन में चेंज करवा दो। और ऊपर से नहीं करे तो उन्होंने क्या लॉ बना दिया, इन 1850 ए लॉ वाज पास बाय द ब्रिटिश अलाउ ए कन्वर्टेड इनटू इंडियन टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर वो कोई चेंज भी करते हैं तो उनको जो पैतृक संपत्ति उसमें से उनको अधिकार मिलेगा। और ऊपर से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि इंडियंस लोगों में अंदर गुस्सा आए, एंगर्ड हूं, तो उन्होंने क्या किया, इम्पोजिंग टैक्स ऑन लैंड्स। किस लैंड्स के ऊपर, जहां पर टेम्पल बने हुए थे, मोस्क बने थे, यानी कि मंदिर या मस्जिद जहां बने होते, तो बोथ हैंगर्ड का मतलब हिंदू एज वेल एज मुस्लिम। दे फियर दैट, उनको क्या डर लगा कि इससे तो जो हमारा रिलीजियस सेंटीमेंट है, जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, उनको क्या हो रहा है, आघात पहुंच रहा है। इससे तो हमारे धीरे धीरे सभी लोग किसमें चेंज होते जाएंगे, क्रिश्चियनिटी रिलीजन में चेंज होते जाएंगे। ये भी एक गुस्से का कारण बना। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज, व्हाट वर द सोशल कॉजेज बिहाइंड दैट ऑफ दैट रिवॉल्ट, एंड रिलीजियस कॉजेज। नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट वर द इमीडिएट कॉज ऑफ दैट revolution. Now we will discuss the military causes. What were the military causes of the revolt of 1857? The Sipahi were made much lower salaries comparatively to as their British counterparts. यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे आर्मी में, उनको ज्यादा सैलरी दी जाती थी comparatively to Indian सिपाहीज। All high posts in army were reserved for the Britishers. यानी कि जितनी भी हायर पोस्ट थी, they were reserved for the Britishers. नो इंडियंस कुड राइज अबव द लेवल ऑफ सूबेदार। जो हमारे इंडियन लोग थे वो किस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे थे, कौन सी पोस्ट से ऊपर नहीं जा पा रहे थे, सूबेदार से ऊपर। एंड दे वर नॉट अलाउड टू वियर रिलीजियस मास्क, यानी कि वो अपने धर्म से रिलेटेड जो भी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन तो ब्रिटिशर्स का है, यानी कि दे वर नॉट अलाउड टू वियर रिलीजियस मास्क, यानी कि पर्टिकुलर दे रिलीजन मार्क्स यानी कि सिंबल्स दे कुडंट वियर, दे वर नॉट अलाउड। इन 1856 The General Service Enlistment Act was passed. A General Service Enlistment Act was passed हुआ। Lord Canning made it compulsory for the Indian Sipahis to serve outside India. ये क्यों पास हुआ, इसके पीछे एक इंसिडेंट है। इन 1824 में कंपनी ने क्या बोला इंडियन सिपाहीज को, यू शुड गो टू बर्मा टू फाइट फॉर द कंपनी टू सी रूट। But the Indian Sipahis refused कि we will not go, we will go through the land route. So after that in 1856 Lord Canning made it compulsory for the Indian Sipahis to serve outside India. जब भी हमें जरूरत पड़ेगी वॉर के लिए, इंडियन सिपाहीज को अगर बाहर भेजना तो they would go, कंपल्सरी है, उनको जाना ही पड़ेगा इसके लिए। But at that time many Hindus what they believed that if क्रॉस द सी, अगर वो सी को क्रॉस करके जाएंगे, दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट, इससे उनका धर्म और जो उनकी कास्ट है, जाति है, वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि समुद्र पार करके जाने लड़ने में उनके लिए। तो ये भी एक मतलब रिवोल्ट का रीजन बना। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट दैट वाज पास इन 1856 और दैट वाज पास बाय द लॉर्ड कैनिंग।
इसके अंदर क्या कंपल्सरी कर दिया, फॉर द इंडियन सिपाहीज टू सर्व आउटसाइड इंडिया। द सिपाहीज वर गिवन ए स्पेशल अलाउंस व्हेन दे सेंड टू वॉर। जब हमारे इंडियन सिपाहीज कोई वॉर लड़ने के लिए बाहर जाते थे, उनको एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता था जिसको हम भत्ता बोलते हैं। बट वंस द वॉर एंडेड दिस अलाउंस डिसकंटिन्यूड। उस अलाउंस को भूल जाते थे कि उन्होंने उनसे कुछ प्रॉमिस भी किया था। तो देयर वर द मैनी रीजंस बिहाइंड दैट, यानी कि आवर इंडियन सिपाहीज वर एंगर्ड विद द ब्रिटिशर्स। नाउ व्हाट वर द इमीडिएट कॉज, एक ऐसा क्या चिंगारी थी जिससे पूरा वॉर में कन्वर्ट हो गया, रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया 1857 का रिवोल्ट। इमीडिएट कॉज इन 1856 इन द ब्रिटिश आर्मी क्या हुआ, ए न्यू टाइप ऑफ राइफल कॉल्ड एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की। अब लोगों के अंदर क्या था इस एनफील्ड राइफल में, क्या ऐसा हुआ कि जो क्रांति का, जो रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज बना। कार्ट्रिजेस हैड ए ग्रीस कैप, ये कह रहे इसके अंदर जो कार्ट्रिज, जो कारतूस भरा जाता था, ग्रीस कैप। ग्रीस कैप का मतलब क्या था, वो किससे बनी हुई है, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स मेड फ्रॉम, यानी कि जो ग्रीस कैप बनी हुई है, जो कार्ट्रिज के ऊपर, जो इनफील्ड राइफल के अंदर जो कार्ट्रिज भरा जाता था उसके ऊपर जो सील लगी हुई है, जो क्लिप लगी हुई है, जो कैप लगी हुई है, वो ग्रीस किससे की हुई है, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब क्या था, हिंदू लोग काउ को क्या मानते थे, पवित्र, तो इसलिए वो क्या नहीं कर सकते थे, डू नॉट ईट बीफ। तो वो ये तो उनकी जो रिलीजियस सेंटीमेंट है उसको इंसल्ट हुआ। सेम मुस्लिम कंसिडर पिग डर्टी एंड डू नॉट ईट पोर्क। और मुस्लिम किसको अपवित्र मानते थे, पिग को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ब्रिटिशर्स, सॉरी, हिंदू और मुस्लिम बोथ ने क्या सोचा कि ये तो मतलब डेलिब्रेट काम किया गया है, जो हमारे रिलीजन को इंसल्ट करने का काम किया गया। और इंसल्ट करने का काम किसने किया, ब्रिटिशर्स ने काम किया है। तो यानी कि इन 1856 इन द ब्रिटिश आर्मी ए न्यू टाइप ऑफ राइफल कॉल्ड एनफील्ड राइफल। इसमें क्या था, कार्ट्रिज जो फिल करना था, हैड ए ग्रीस कैप, कैप था, और ग्रीस किससे बनी हुई थी, इसके अंदर जो यूज हुई थी, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग। काउ को कौन पवित्र मानते थे, हिंदू, और पिग को कौन अपवित्र मानते थे, मुस्लिम्स। तो यानी कि दोनों के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट हुआ है दोनों को इससे। तो इन्हें दिस एक्टेड लाइक ए स्पार्क इन ए बैग ऑफ गन पाउडर एंड द रिवोल्ट स्टार्टेड। यानी कि एक इस कारण ने पूरे जो रीजंस थे उसका एक क्या कर दिया, चिंगारी का काम कर दिया, उसको भड़काने का काम कर दिया। स्पार्क इन ए बैग ऑफ गन पाउडर एंड द रिवोल्ट स्टार्टेड। इन देयर वी हैव स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, सोशल कॉजेज, military causes and immediate cause also. Now we will discuss about the outbreak of the revolution, of the revolt. In the previous paragraph we have discussed the immediate cause. What was the immediate cause? Enfield rifle, and that was why was the imposed by the Indian sipahies, because the cartridge is made up of the fats of cows and pigs, and filling that cartridge before that had to be beaten off, यानी कि उसको दांतों से निकालना पड़ता था मुंह से। तो ये हमारे भारतीय उसको क्या समझते थे, धर्म के खिलाफ है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। ऑन 29 मार्च ए सिपाही मंगल पांडे, 29 मार्च की इंसिडेंट बता रहे, मंगल पांडे ऑफ 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, 34th इन्फेंट्री। दैट क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम। In 34th Infantry Regiment at Barrackpur, and where it is situated, Barrackpur, Bengal, protested against the cartridge, Enfield rifle, protested against the new cartridge, and he refused to use Enfield rifle. उसमें मना कर दिया कि I will not use the Enfield rifle। क्यों? Because उसके अंदर जो कार्ट्रिज जो फिल करना पड़ रहा था वो क्या था, दांतों से निकालना पड़ रहा था उसको, उसकी कैप को हटाने के लिए पहले। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। और क्या थे, मंगल पांडे क्या थे, एक ब्राह्मण, कास्ट वाइज क्या थे, ब्राह्मण, और कितने एज के थे, 22 इयर्स ओल्ड। बट ही रिफ्यूज, बट ही वाज फोर्स्ड टू यूज द कार्ट्रिज, लेकिन उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया। आफ्टर दैट ही कंपेल्ड, उसको कंपेल किया गया टू यूज द कार्ट्रिज। और इन दैट रिस्पॉन्स व्हाट ही हैड डन, ही फायर्ड एट हिज ब्रिटिश कमांडर एंड किल्ड हिम। जिस ब्रिटिश कमांडर ने इन्होंने आदेश दिया, सार्जेंट ने, उसको इन्होंने क्या कर दिया, किल्ड हिम, मार दिया। एंड फॉर इन दैट रिस्पॉन्स
he appealed to all the soldiers also to come and join to me and we will fight against the ईस्ट इंडिया कंपनी, कि आप सभी लोग आए, हम सभी लोग मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे. बट मैनी सोल्जर्स रिफ्यूज. फॉर दैट पर्पज ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857. इस वजह से, इस कोशिश की वजह से उसको क्या किया गया, पकड़ लिया गया, हैंग यानी पुट इन टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857. जैसे ही मंगल पांडे को हैंग किया गया तो व्हाट हैपेंड, स्पार्क ऑफ रिवोल्ट सीन, यानी कि जो विद्रोह की जो चिंगारी थी वो कहाँ कहाँ फैल गई. दैट वाज स्प्रेड इन मेरठ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अवध, बरेली, ग्वालियर एंड बिहार एंड अदर प्लेसेस इन नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया. यानी कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ मेनली इंडिया के कौन से पार्ट तक सीमित था, मेनली नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, यानी कि नॉर्थ और बीच का जो पार्ट था उसमें. And in that response, on 24th April 1857, about 85 soldiers also refused to use the new cartridge. Okay, we will not use. And about 85 soldiers, they belongs to which state? Meerut. इन्होंने भी मना कर दिया 85 soldiers को, because which they were suspected to be coated with the fats of cows and pigs. उनको भी यही संदेह था कि जो कार्ट्रिज पर जो ये लगा हुआ है किसका फैट है, काउज एंड पिग्स का. तो फॉर इन दैट रिस्पॉन्स व्हाट ब्रिटिशर्स व्हाट दे हैव डन, 85 सोल्जर्स डिसमिस, यानी कि जो 85 सोल्जर्स थे उनको उनकी सर्विस से क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया. एंड सेंटेंस टू 10 years of jail, and they put into jail into for how many years, 10 years of jail for disobeying orders, because they refuse कि we will not follow this order. In that response, British army, Britishers what they have done, the 85 soldiers dismissed and they sentenced to 10 years of jail for disobeying orders. 85 soldiers को पकड़ लिया, उनको उनकी सर्विस से निकाल दिया और इस रिस्पॉन्स में इनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया. कितने समय के लिए, 10 years के लिए. In that response what happened, in response other soldiers on 10th में, अब अदर सोल्जर्स ने क्या किया जो उनके साथ थे, 10th में मार्च टू द जेल, वो किसकी तरफ मुंह किए, जेल. एंड रिलीज दीज प्रिजनर्स, यानी कि जो 85 जो सोल्जर्स थे इनको क्या करवा लिया, उन्होंने रिहा करवा लिया. एंड अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड थर्स स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857. यहीं से कहते कि 10th में 1857 से जो हमारा रिवोल्ट हुआ 1857 का स्टार्टिंग मानी जाती. कोई पूछ सकता है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हेन इट वाज स्टार्टेड, तो 10th में 1857, और मेनली कहां से प्लेस है, मेरठ से. और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ऑन 11th में एंटायर बटालियन, ये पूरे जो सोल्जर्स थे इन्होंने क्या किया, किसकी तरफ मार्च करना शुरू किया, ऑफ टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच किया. वेयर दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर. इन्होंने पब्लिकली अब किसको अपना नेता बना लिया, बहादुर शाह जफर. तो इट मीन्स दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट and Bahadur Shah became the important leader. Now we will discuss about in detail Delhi. What happened in Delhi? Of the revolt on 10th May 1857. That revolt started from Meerut, यानी कि बैरकपुर से रिवोल्ट कहाँ पहुंचा, मेरठ, and then Delhi, and after that to other parts of the country. It means spread from Meerut and Delhi and to the other parts of the country, but particularly where that revolt was strong, in the central and the northern parts of India, only central or northern parts of India. Now we were discussing about the last paragraph, Delhi. Battalion reached march to Delhi, and after that what they declared, कि Bahadur Shah Zafar became our leader. So after that Bahadur Shah Zafar accepted this demand. In the starting Bahadur Shah Zafar was not accepting that demand, but after that accepted this demand. At that time Bahadur Shah Zafar, what was the age of the Bahadur Shah Zafar, 82 years old, accepted this demand, and local sipahis also joined them. लोकल सिपाही जो वहां थे दिल्ली के, उन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया धीरे धीरे. एंड आफ्टर दैट ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स, यानी कि उन्होंने जो भी चीफ्स और रूलर्स थे उनको एक लेटर लिखा, टू कम फॉरवर्ड फॉर विच पर्पज, टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश. यानी कि एक एम के साथ सारे इंडियन स्टेट्स आए, एक एम लेकर
जितने भी छोटे छोटे हमारे टुकड़ों में डिवाइडेड था किंगडम में, सभी एक साथ मिलकर आए और किसके खिलाफ आवाज उठाए? टू फाइट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उन्होंने किससे अपील की? चीफ एंड रूलर से। एंड हु वर द मेन लीडर हियर? BS यानी कि बहादुर शाह जफर वाज द मेन लीडर। ही वाज प्रोक्लेमली डिक्लेयर्ड बाय द सोल्जर्स कि बहादुर शाह जफर विल बी आवर लीडर। एंड बख्त खान लेड द रिवोल्ट, और इस रिवोल्ट को इसका कमांडर कौन था जिसने दिल्ली में इस रिवोल्ट को मतलब लेड किया? वो कौन थे? बख्त खान। नाउ ब्रिटिश एंड हु वर द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन्वॉल्व हियर? Which British officers suppressed the revolt here in Delhi? John Nicholson and Hudson. These were the two British officers, John Nicholson and Hudson. These change now, यानी कि अब ये धीरे धीरे रिवोल्ट्स किस में चेंज हो गया? These change into a revolutionary war. Lord Sir John Nicholson became successful in suppressing this rising with the help of the Sikh ruler of Punjab इन सितंबर 1857। इससे पहले क्या था? जो इंडियन सोल्जर्स थे, हमारे इंडियन सिपाहीज थे, उन्होंने सेट आउट ऑफ फायर ऑफ द बिल्डिंग्स में आग लगा दी। जितने भी एम्यूनिशंस, वेपन्स, आर्म्स थे वो उनके लूट लिए ब्रिटिशर्स के। यानी कि धीरे धीरे कुल मिलाकर पूरा अपना कैप्चर कर लिया था दिल्ली पर किसकी हेल्प से? सर जॉन निकोलसन ने दोबारा हेल्प मतलब कैप्चर कर लिया दिल्ली को, सिख रूलर ऑफ पंजाब इन सितंबर 1857 एंड रिकैप्चर दिल्ली। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच ईयर या इन विच मंथ अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स रिकैप्चर दिल्ली? तो दैट इज आंसर सितंबर 1857। इन दिस वॉर व्हाट हैपेंड इन दिस वॉर? बहादुर शाह जफर अरेस्टेड। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। इसके लिए उनको क्या कर दिया गया? एंड सेंट टू जेल एट रंगून। ही वाज सेंट टू रंगून एंड जेल विथ हर वाइफ बेगम हजरत महल। और वेयर ही डाइड इन 1862। और कौन सी ईयर में वो मर गए? 1862 में। यानी कि 1858 में उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला गया। उनके बाद उनको कहाँ डाला गया? जेल में। और कहाँ है? रंगून जेल में। और कौन सी ईयर में मर गए वो? 1862 में। कानपुर। Who led the revolt here? Nana Sahib. Who was the Nana Sahib? Nana Sahib, the adopted son of the last Peshwa. And who was the last Peshwa? Bajirao II. And Nana Sahib, why Nana Sahib were angry with the Britishers? Nana Sahib had been denied the pension that his foster father Bajirao had been receiving from the British, and a result bore them great resentment. यानी कि for that purpose नाना साहेब ब्रिटिशर्स, क्योंकि जो उनके फादर फोस्टर फादर जो पेंशन उनको जो मिल रही थी वो क्या होगी? ब्रिटिशर्स ने उनको देने से मना कर दिया। तो दैट्स व्हाई नाना साहेब बिकेम वेरी एंग्री विद द ब्रिटिशर्स। तो फॉर दैट पर्पस ही यानी कि नाना साहेब कैप्चर्ड द फोर्ट एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा। यानी कि बाजीराव सेकंड के बाद उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आई एम द पेशवा हियर with the help of his capable commanders. And who were the helping in that task? His two commanders, Tatya Tope and Azimullah. These were the two commanders, Tatya Tope and Azimullah. He attacked the British. इनके साथ मिलकर इसने क्या किया? He attacked the British. But soon जनरल हैवलॉक, यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन सा ऑफिसर आया? सून जनरल हैवलॉक एंटर हुआ यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? नाना साहेब गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेस। उसने अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा किया एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश। एक्सपेल्ड का मतलब होता है बाहर निकाल देना। एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन। गैरिसन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, दोज हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम मिलिशिया भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, यानी कि ब्रिटिशर्स के यहाँ पर जो सोल्जर्स रह रहे थे उनको क्या कर दिया? उसने सिटी से बाहर निकाल दिया। हैवलॉक डिफीटेड नाना साहिब। अब इसके रिस्पॉन्स में हैवलॉक ने क्या किया? हैवलॉक डिफीटेड नाना साहिब एंड रिकैप्चर्ड द सिटी, यानी कि हैवलॉक ने दोबारा से सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया, कानपुर पर। आफ्टर दैट नाना साहेब एस्केप टू नेपाल। इससे बचकर नाना साहेब कहाँ चले गए? नेपाल में। उसके बाद किसी को ये नहीं पता चला अभी तक हिस्ट्री में कि वो क्या हुआ उनका, कितने सालों तक उसके बाद जिंदा रहे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है अभी उसके बाद।
And after that, the chief burden of fighting now fell on his capable and trusted general. Who was the trusted general? तात्या टोपे। यानी कि नाना साहेब तो एस्केप होके कहाँ चले गए? नेपाल। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई पूरी? जनरल तात्या टोपे। ही सीज द सिटी, उसने हालांकि कोशिश की सिटी को वापस लेने की, बट द इंग्लिश सक्सेडेड इन रीऑक्युपाइड इट, पर ब्रिटिशर्स ने उसको दोबारा अपने कब्जे में ले लिया, रीऑक्युपाई कर लिया इसको। और इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार, यानी कि बिहार में इस रिवोल्ट को किसने लैंड किया? इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार। और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ओल्ड जमींदार? कुंवर सिंह। ज्वाइन दैट रिवोल्ट, यानी कि बिहार में किसने इसको ज्वाइन किया? किसने लैंड किया इस रिवोल्ट को? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह कौन थे? ओल्ड जमींदार। बिलोंग्स टू विच प्लेस? बिहार। एंड ही बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ्स। डियर स्टूडेंट्स, we have discussed in today's lectures what were the causes of the revolt, outbreaks of the revolt, what were the reason behind that, immediate cause के बाद कैसे मंगल पांडे से स्टार्ट, मतलब बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होकर विद्रोह मेरठ पहुंचा, मेरठ से कैसे दिल्ली आया, दिल्ली के बाद हमने डिस्कस किया कानपुर, कानपुर के बाद हमने डिस्कस किया बिहार। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।